नमस्कार। बेबाक संवाद यानी कि आपकी आवाज़, आपके प्रश्न जो आए दिन आपके मन में आते रहते हैं कि जिसे आप सोशल मीडिया पर देखते हैं या जिसे आप सपोर्ट करते हैं, कैसी है उस उनकी पर्सनल लाइफ, क्या उनकी विचारधारा है। तो आइए, आज हमारे इस प्रथम पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं जिले के समाजवादी पार्टी के जाने माने युवा नेता सत्येंद्र पांडे जी। आज के राजनीति में युवाओं को साथ लेकर चलने वाले, कहे तो क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता किसी सांसद या विधायक से कहीं ज़्यादा है। प्रत्येक जनहित के मुद्दे पर लोगों के साथ खड़े रहने वाले, जिन्हें लोग धरना कुमार भी बुलाने लगे, तथा क्षेत्र के प्रत्येक अंतिम संस्कारों में पहुंचने के कारण लोग इन्हें शमशान बाबा भी कहने लगे। संघर्षों भरा रहा इनका राजनीतिक करियर। तो आइए जानते हैं इन्हीं से इनकी जुबानी। नमस्कार सत्येंद्र जी, और कैसे हैं? ठीक है, नमस्कार। धन्यवाद आपका कि मेरे एक बुलावे पर आप हमारे बेबाक संवाद के पहले एपिसोड में हमारे पहले मेहमान बनकर आए। मैं आपसे सबसे पहले यही पूछूंगा, शुरुआत कैसे हुई आपके राजनीतिक करियर की? क्या बचपन से आपका सपना था कि राजनीति में आना है, या फिर ऐसे ही? देखिए, सबसे पहले बेबाक संवाद को धन्यवाद और आपके दर्शकों को धन्यवाद। आपका जो प्रथम प्रश्न मेरे लिए है, आपने पूछा कि राजनीति में कैसे आना हुआ, तो उस विषय में आपको बताना चाहता हूं कि चूँकि हम लोग 5 भाई हैं और हम तीसरे नंबर के जो है अपने पिताजी के पुत्र हैं। तो ऐसे स्थिति में ये पहले से तय था कि ग्रेजुएशन के बाद हम राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में जाएंगे। तो ये पहले से तय था। ग्रेजुएशन के बाद 2011 के बाद से ही हमने जो है राजनीति में अपना पहला कदम रखा और आज तक राजनीति में गतिमान है। अच्छा, अभी वर्तमान में आप सदस्य हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी लोहिया वाहिनी, लेकिन आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से हुई थी। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कारण है कि आपने कांग्रेस छोड़ा? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को लोग डूबती नैया सोच रहे थे? कई लोगों ने कांग्रेस छोड़ा और उसी बीच में आपने भी मौके पे चौका मार के कांग्रेस छोड़ के सपा में आ गए। देखिए, मामला यह है कि कांग्रेस पार्टी ने, चूँकि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर की पार्टी जनाधार के मामले में थी। 2017 में कांग्रेस पार्टी ने अपना एक बेहतर स्टैंड शुरू किया, 27 साल यूपी बिहार। 27, हाँ। तो वो स्टैंड जो पार्टी का था, उससे लग रहा था कि पार्टी जो है आने वाले समयों में प्रदेश की दूसरी पार्टी या प्रथम पार्टी बनने का उसे सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। परंतु उसने पुनः जो है एक निगेटिविटी के तहत, एक नकारात्मक सोच के तहत उन्होंने फिर से गठबंधन की प्रक्रिया को उन्होंने शुरुआत किया और फिर उसी दल के साथ हो गए जिस दल ने उनका ज़्यादा नुकसान किया था। तो इस क्रम में ये लगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय तक समाजवादी पार्टी, जहाँ पर ऑलरेडी विपक्ष में हो, वहाँ पर कांग्रेस का आना थोड़ा बहुत कठिन दिखाई दे रहा था। और दूसरा मामला ये था कि चूँकि विचारधारा का जो मामला है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को अगर कह लें तो सेकुलरिज्म का, या जो बड़ा भाई कह लें कांग्रेस पार्टी को और समाजवादी पार्टी को दूसरा छोटा भाई कह लें, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज़्यादा विचारधारा का डिफरेंसेज नहीं था, दोनों सेकुलरिज्म और समाजवाद की राजनीति करते हैं। तो इसलिए चूँकि कांग्रेस पार्टी का जो दिशा और दशा था वो ठीक नहीं दिखा, इसलिए हमने समानांतर विचारधारा को चुनते हुए जो है समाजवादी पार्टी का चयन किया। या कहें तो भविष्य आगे का सही नहीं दिखा इस वजह से? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि विचारधारा दोनों था। और मैं गलत तब होता जब मैंने सत्ता को चुना होता, तब भी मैंने संघर्ष को ही चुना। और मैं कांग्रेस पार्टी से फिर अलग हुआ और मैंने अपने सोशल मीडिया साइट पर लिखा कि मैं गांधीवादी विचार को नहीं छोड़ रहा हूँ। अच्छा। मैं एक नए प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा हूँ जिसका विचारधारा लगभग समान है। अच्छा, 2011 में आपने कांग्रेस ज्वाइन किया था, लगभग 9 से 10 साल आपने कांग्रेस को दिया। जी। और 2021 में सपा में आए, और ये विचारधारा परिवर्तन, इसमें इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी की विचारधारा लगभग समान है। उसमें मूल रूप से सेकुलरिज्म, समानता, समाजवाद, एक नेहरू का समाजवाद हुआ करता था, एक लोहिया का समाजवाद, तो दोनों का उद्देश्य लगभग एक समान है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं गलत तब होता जब मैंने सत्ता को चुनता। मैंने आज भी संघर्ष को चुना, विपक्ष में रह करके लोगों की लड़ाई लड़ना बेहतर समझा। और मैंने जो है सत्ता की तरफ कोई मोह नहीं किया, बल्कि उससे समानांतर विचारधारा की तरफ अपना रुख किया। ये बात तो कहीं ना कहीं सही है, संघर्ष को लेकर आपके चर्चे मेहदावल में होते रहते हैं। जी। अच्छा, 2021 में आपने सपा ज्वाइन किया और आपको जिला सचिव का पद भी मिल गया। और 2021 में ज्वाइन किया, 2023 में नगर पंचायत के चुनाव में आपकी पत्नी को टिकट भी दे दिया गया। तो इन 2 साल में ऐसा क्या जादू किया कि मतलब
आपको सीधे नगर पंचायत का टिकट समाजवादी पार्टी से देखिए, जब मैं कांग्रेस में हुआ करता था तो प्रियंका जी से हमारे अच्छे संबंध थे, बहुत सारे फोटो भी वायरल होंगे, आप लोगों ने देखा होगा। हाँ। मैंने कांग्रेस पार्टी में भी प्रियंका जी से कहा था कि मैं दीदी लखनऊ में या दिल्ली में जनपद के नेताओं का चक्कर गुलदस्ता लेकर नहीं लगा सकता। बिल्कुल। मैं जो है जनता की समस्याओं का चक्कर लगाऊंगा, उनके लिए संघर्ष करूंगा, क्षेत्र में रहूंगा। मुझसे सिर्फ एक काम नहीं हो पाएगा, वो काम ये है कि मैं नेताओं के पीछे गुलदस्ता लेकर नहीं घूम सकता। मैं अपनी क्षेत्र की जनता, 312 विधानसभा क्षेत्र की जनता की समस्याओं का चक्कर लगाऊंगा, उनके लिए संघर्ष करूंगा, उनके सुख दुख में शामिल होऊंगा। इस बात से प्रभावित हुई थी प्रियंका गांधी जी भी, इनका अभी पैड है, उन्होंने पत्र लिख करके बाकायदा हस्ताक्षर करके दिया है। और यही बात जब मैं जब सपा में गया तो चूंकि हमारी विचारधारा जो संघर्ष की थी, इस बात से मैंने माननीय अखिलेश यादव जी को भी अवगत कराया कि मैं संघर्ष करने वाला व्यक्ति हूँ, रोज 16 घंटा समाज को देने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं किसी नेता का चक्कर नहीं लगा पाऊंगा। साल में 2 बार अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के अपने संघर्षों के बारे में कि हमने समाज के लिए क्या किया, क्षेत्र के लिए क्या किया, पार्टी के लिए क्या किया, विपक्ष में रहते हुए विपक्ष की भूमिका निभाते हुए क्या किया। तो चूंकि अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं, ऐसे विजनरी नेता हैं जो पढ़े लिखे लोगों को महत्व देते हैं, उनको समझते हैं, तो उन्होंने जो है हमारे कार्यों से प्रभावित होकर के उन्होंने कहा था यदि सीट सामान्य होगी तो आपके अलावा कोई दूसरा चुनाव नहीं लड़ेगा। अच्छा, इसमें मात्र 6 दिन आपका टिकट कंफर्म था, लेकिन 23 अप्रैल वो आखिरी दिन था पर्चा दाखिला का, जिस दिन सूचना मिलती है कि टिकट आपका बदल दिया गया या चेंज कर दिया गया। तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पार्टी ने टिकट दिया था। पार्टी में मैं जब समाजवादी पार्टी में हमने ज्वाइनिंग ली तो पार्टी ने हमको बहुत कुछ दिया। हमारी पत्नी को जिला उपाध्यक्ष बनाया था, मैं उस समय में मेन बॉडी का जिला मंत्री था, जिला सचिव था। देखिए, टिकट का जहाँ तक मामला है कि चूंकि हर दलों में प्रतिस्पर्धा होती है और एक कहावत है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेना चाहता है, तो इस क्रम में हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि 18 अप्रैल को, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ सही हूँ, तो 18 अप्रैल को मेरा टिकट हो गया था और अगला 6 दिन हमारे पास टिकट रहा। हमने पर्चा दाखिल भी, बिल्कुल 6 दिन जो है हमारे पास टिकट रहा, हमने पर्चा भी दाखिल किया, सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो गई थी। लेकिन उसमें जो है चूँकि एक मैसेज लोगों तक गया, जो बड़े नेता थे यहाँ के, खास करके जो संघर्ष करना नहीं जानते, जिनको विरासत में राजनीति मिली, जो पूंजीवादी राजनीति करते हैं, उनको ये लगा कि सत्येंद्र पांडे अगर राजनीति में आगे बढ़ेगा और यहाँ का जो है जनप्रतिनिधि बनेगा तो फिर उनके लिए या उनके पालेओं के लिए, उनके पुत्रों के लिए जो खास करके विरासत की राजनीति करते हैं, उनके लिए ऐसा साजिश कि एक युवा चेहरा कहीं राजनीति में आगे ना आ जाए। बिल्कुल बड़ी साजिश हुई थी। और बहुत स्पष्टता से मैं कहना चाहता हूं कि सब दोनों दलों के लोगों ने साजिश किया। जो आज वर्तमान में पक्ष विपक्ष दोनों है, दोनों लोगों ने साजिश किया कि जो भी आगामी बड़े लोग हैं जो पूंजीवादी की राजनीति करते हैं, जो पूंजीवाद की राजनीति करते हैं, जिनका अपना कोई बैकग्राउंड संघर्ष का नहीं है, उन लोगों ने सोचा कि अगर यह व्यक्ति राजनीति में आगे बढ़ेगा तो हमारे अपने लोगों के लिए जो एक खतरा होगा। आपकी धर्मपत्नी जो वर्तमान में प्रदेश सचिव हैं महिला सभा की जी, जब उनको टिकट कटने की बात पता चली, कहीं ना कहीं वो राजनीति में उन्होंने एंट्री ही की थी, और ऐसी सूचना जब उनको मिली तो उनको कैसा फील हुआ कि आप तो राजनीति कर ही रहे थे, आपको कहीं सफलता मिल नहीं रही थी और अचानक से उनको लेकर आए? उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि हमको क्यों घसीटा, कहीं आप सफल हो जाते हैं? देखिए, ओवरऑल मामला ये था कि किसी को भी टिकट कटने का और संघर्ष करने के बाद यदि निराशा हाथ लगे तो समस्याएं, चिंता सभी को होती है, उनको भी हुआ था, बड़ा हुआ था। और उन्होंने हमारे साथ बहुत संघर्ष किया था। एक धर्मपत्नी होने के साथ साथ उन्होंने राजनीति में भी मतलब बहुत संघर्ष किया, बहुत साथ दिया। इस नगर पंचायत में अप्रॉक्स 99-100 ऐसे घर हैं जो नगर पंचायत में आते हैं। हमारी धर्मपत्नी ने उस समय, चूँकि वो मैंने जग जाहिर है सभी जानते हैं कि उसमें पेट से थी, उनके पेट में जो है हमारी जो बच्ची जो आज के टाइम में 1.5 साल की हो गई, वो उस समय पल रही थी। उसके बाद भी उन्होंने जो है 99-100 घरों में डोर टू डोर जाकर के कैंपेन किया था, हमारी विचारधारा को फैलाया था, प्रचार किया था, सबके सुख दुख में साथी बनी थी। निस्संदेह जो है अगर कहीं असफलता मिलती है तो दुख तो होता ही है, लेकिन यह है कि आगामी भविष्य युवाओं का है, हम सब का है, और अगर मेहनत हमारे और आपके पास है, संघर्ष है, तो वो जाया नहीं जाता और आगे जो है वो सफलता में जरूर तब्दील होगा। अच्छा, सुनने में ये भी आया था कि अखिलेश यादव जी को जब ये बात पता चली टिकट कटने की, तो उन्होंने आपको और आपकी पत्नी जी को सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, महिला सभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बुलाकर आप दोनों को सम्मानित भी किया था, ऐसा हुआ था? जी, मामला ये था कि समाजवादी पार्टी के महिला सभा की राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें हमारी पत्नी प्रदेश सचिव है, तो उनको भी इस बैठक में जो है सम्मिलित होना था।
तो इस क्रम में चूंकि उस समय मेरी बेटी 1 साल की हुआ करती थी, जो आज 1.5 साल के आसपास है, तो मैं मीटिंग में, चूंकि पुरुष नहीं जा सकते थे, चूंकि महिलाओं की बैठक थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा की अखिलेश यादव जी के साथ वो बैठक होनी थी। तो चूंकि मेरी बेटी जो थी वो 1 साल की थी, तो वो मीटिंग में जा नहीं सकती थी, तो मैं बाहर लेकर उसको खड़ा था। तो मीटिंग में जब जा रहे थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काफिला आया, तो वो देखे तो रुक गए। तो फिर जो है उन्होंने हमसे मुलाकात की, फिर उन्होंने पूछा यहाँ क्या, कैसे यहाँ पे, तो हमने बताया कि मेरी पत्नी जो है मीटिंग में ऑलरेडी प्रदेश सचिव, चूंकि वो जान रहे थे वो मीटिंग में आने के लिए। कहा अच्छा अच्छा अच्छा। तो अंदर जब वो गए तो उन्होंने इस बात का पूरा जिक्र किया कि आज महिला सभा की जरूर बैठक है, लेकिन हमारे एक नेता जो है, एक ऐसे नेता हैं जो पति पत्नी जो है राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी में है, और आज अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए एक पुरुष होकर के जो है एक बेटी को बाहर जो है कहीं न कहीं उसका लाड़ प्यार कर रहे हैं, उसको खिला रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है जो है महिलाओं के लिए, कि एक पुरुष देखिए अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए, जो स्वयं राजनीतिक व्यक्ति है, वो यहाँ पर जो है बाहर जो है अपनी बच्ची को जो है संभाल रहा है। तो उसके बाद उन्होंने खड़ा करके हमारी पत्नी को जो है सम्मान दिया, हमारा मंच पर नाम लिया, और ये जगजाहिर बात है, ये सभी लोग जानते हैं। उस मीटिंग में चूँकि 1000-1500 की संख्या में पूरा वो हॉल भरा हुआ था, और इतना ही नहीं, उन्होंने उसके बाद हमारी प्रिय सुपुत्री को जो है 1 लाख रुपए का जो है चेक भी दिया था धनराशि के रूप में, खुश होकर के। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपको 2 बेटियों का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन और राजनीति दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, तो इनको आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा परिवार संयुक्त परिवार है। हमारे परिवार में अभी भी एक साथ 23-24 लोग निवास करते हैं, और परिवार का पूरा समर्थन प्राप्त है राजनीति में। और जैसा कि शादी होने के तुरंत बाद से ही, शादी होने के बाद अक्सर जो है जो पति पत्नी होते हैं, जो एक नव युगल जोड़ा होता है, वो बाहर घूमने के लिए जाता है। लेकिन सत्येंद्र पांडे ने अपनी पत्नी को समाज सेवा में महिलाओं के लिए वो संघर्ष करें, महिलाओं के दुख दर्द को बेहतर समझें, तो मैंने तुरंत से ही उनको राजनीति में, शादी के अगले 2-4 महीने बाद से ही उनको मैंने राजनीति में सक्रिय कर दिया। और चूंकि राजनीति में जब वो सक्रिय हुई तो उन्होंने देखा कि राजनीति में कितनी व्यापकता है, कितना संघर्ष है, और कितना जो है यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है। तो उन्होंने इस स्थिति को देखा, तो वो जो उनकी डिमांड्स थी जो है हमारे प्रति, जो एक शादी के बाद होनी चाहिए, वो डिमांड्स, उनको लगा कि मेरा परिवार अब 24 लोगों का परिवार नहीं है, मेरा परिवार अब पूरा विधानसभा हमारा परिवार है, ये परिवार लगभग 5 लाख लोगों का परिवार है। तो जो उनका व्यक्तिगत जो एक ख्वाहिश थी हमारे प्रति, या जो डिमांड्स रही होगी, क्योंकि परिवार इतना बड़ा हो गया, जब पूरा विधानसभा हमारा परिवार है, तो उन्होंने अपने निजी सपनों को जो है भूल जाना ही बेहतर समझा। और समय देने की जहाँ तक बात रही, तो परिवार चूँकि इतना बड़ा है, तो वो प्रेम लाड प्यार मिलता ही मिलता है, और हम लोग भी प्रयास करते हैं कि समय दिया जाए, बिल्कुल, और दिया ही जा रहा है। अच्छा, राजनीति तो ठीक है अपनी जगह, राजनीति के अलावा आपके पास जब समय मिलता है तो आप क्या करना पसंद करते हैं? देखिए, राजनीति के अलावा वैसे राजनीति में समय तो मिल पाना बहुत कठिन काम है। बिल्कुल। लेकिन यह है कि ये प्रयास होता है कि जो संघर्ष के समय में हमारे कुछ खास छात्र मित्र रहे हैं, जो कॉलेज लाइफ के रहे, स्कूल लाइफ के रहे, तो जब जो 10-20 साल पुरानी बातें होती हैं, उनके साथ बैठ करके उस विषय में चर्चा करना, उनके साथ समय बिताना एक जो है प्रीसियस समय होता है। अच्छा लगता है अपने पुराने यार और मित्रों के साथ बैठना, जो खास करके 10-20 साल पहले जो शुरुआती कक्षाओं में पढ़ा करते थे, तो वो उनके साथ बैठना, उनके साथ पुरानी बातों को साझा करना, ये ज़्यादा बेहतर लगता है। पढ़ाई लिखाई में आप कैसे थे? देखिए, पढ़ाई लिखाई में मैं बेहतर था, अच्छा था। और मायावती जी का शासन था, जो है हाई स्कूल में मैं फर्स्ट डिविजनर था। उस समय में लोग जो फर्स्ट डिवीज़न पास नहीं हुआ करते थे, मतलब उस समय में लोग, ये था कि पास कम फेल ज़्यादा होते थे। मायावती जी का शासन था, और बहुत सख्ती से चीज़ें वहाँ संचालित होती थी। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत अव्वल था, लेकिन यह मध्यम वर्गीय छात्र था, पढ़ने में अच्छा था, और अपने समय का जो है फर्स्ट डिविजनर था मैं। सुहेल सर का छात्र रहा। खेल में क्या पसंद करते हैं? देखिए, खेल में तो जो है शुरू से ही हम लोग क्रिकेट को बहुत पसंद करते थे। बॉलिंग या बैटिंग? नहीं, मैं अपने समय का ऑलराउंडर रहा, और ऑलराउंडर दोनों हो और जाता है। मेहदावल की जब टीम बनती थी तो उस टीम में जरूर हमारा चयन होता था, क्योंकि मैं एक ऑलराउंडर प्लेयर था, बॉलिंग बैटिंग भी कर लेता था, और एक विशेष हमारी जो है विशेषता थी कि मैं दोनों हाथों से गेंदबाजी कर लेता। अच्छा, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक जिक्र किया था कि तालाब की बड़ी मछली छोटी को खा जाती है। क्या ये वास्तविकता है कि बड़े नेता जो छोटे नेता होते हैं, या जो जमीन से स्तर उठना शुरू होते हैं, उनकी लोकप्रियता को देख कर घबरा जाते हैं,
या उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं? देखिए, पहले का जो समय था, पहले के नेता आंदोलन से पैदा होते थे बिल्कुल, और आज के नेता जो है वो फॉर्च्यूनर से पैदा होते हैं। सही बात। पहले के नेता जो होते थे वो आंदोलन से पैदा होते थे। जब 1992 से पहले का अगर आप कार्यकाल देखेंगे तो नेता कोई भी जो आज बड़े नेता आपको दिख रहे हैं वो कहीं न कहीं आंदोलन से पैदा हुए नेता थे। आज के जो नेता हैं वो फॉर्च्यूनर से पैदा होते हैं। अब इस शब्द का आशय ये है कि आज उनके पास सिर्फ पूंजीवाद। नेता कौन है? जिनके पास कहीं से धन हो या कहीं से उनका बैकग्राउंड बड़ा हो, लेकिन उनके पास राजनीति में ना संघर्ष हो, ना सक्रियता हो, मतलब राजनीति से उनका कोई मतलब ना हो। सिर्फ वो पूंजीवादी व्यक्ति हो जिन्होंने राजनीति में अपना जो है वो स्थापित हो गए हों। तो समस्या ये है कि जब ऐसे लोग, संघर्ष करने वाले लोग से जब उनका मुकाबला होगा तो वो उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए वो चाहते हैं कि संघर्ष करने वाला व्यक्ति आगे न जाए। तो एक बड़ी समस्या है। और आज के टाइम में, आज के और 1992 के पहले समयों में अंतर यही है कि पहले के नेता चाहते थे नेता पैदा हों, लेकिन आज के जो नेता हैं चूंकि वो संघर्ष के नेता नहीं हैं, वो पूंजीवादी व्यवस्थाओं के नेता हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि कोई नेता उनके अलावा पैदा ही ना हो। तो ये वास्तविकता है कि सभी दलों में बड़े नेता चाहते हैं कि कोई नेता पैदा ना हो, एक जो चेन है जो है नेता पैदा होने का वो शून्य हो जाए। ये व्यवस्थाएं रही हैं और ये सभी दलों में रही। सत्येंद्र जी, सोशल मीडिया पर आपकी लोकप्रियता किसी सांसद विधायक से कहीं ज़्यादा है। आप जब भी पोस्ट डालते हैं तो आपको शेयर करने वाले, कमेंट्स करने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं। इसके अलावा क्षेत्र के जनहित के मामलों में, अंतिम संस्कारों में, वैवाहिक समारोह में आप पहुंचते ही पहुंचते हैं। आप 4 व्हीलर गाड़ी से भी चलते हैं, आपके पास आपके साथ कुछ लोग भी चलते हैं, इसके लिए धन भी खर्च होता है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ आपके इनकम का कोई सोर्स नहीं है। और लोग भी जानना चाहते हैं आखिर ये धन आता कहाँ से है आपके पास? देखिए, पहला प्रश्न आपने किया वो सोशल मीडिया से है। तो ये प्रश्न मुझे ये सारे प्रश्न जो अभी आपने किए वो बहुत अच्छे हैं और ये निश्चित तौर पे हमारे शुभचिंतकों और मेहदावल विधानसभा क्षेत्र की जनता को जानना आवश्यक होता है। जो आपने सोशल मीडिया की बात की, चूँकि मैंने एक फ़िल्म देखी थी आमिर खान की, तो आमिर खान का फिल्म से मुझे एक बहुत प्रेरणा मिली कि एक फिल्म बनाओ लेकिन वो फिल्म बेहतर होनी चाहिए, बेहतर हो। उसी तरह राजनीति मैंने उसको अपने अंदर समाहित किया कि जो कार्य हो, एक काम करो लेकिन वो काम शिद्दत से होनी चाहिए। तो सोशल मीडिया पे हम कितना लोकप्रिय हैं या हमारी क्या व्यवस्थाएं हैं, इस पर तो मैं स्वयं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये जनता का विषय है कि मैं कितना लोकप्रिय हूं या नहीं हूं। ये मेरा व्यक्तिगत विषय नहीं है, बिल्कुल। ये जनता जानती होगी। लेकिन हमारा ये प्रयास है कि राजनीति में शुद्धता हो, राजनीति बनावटी ना हो, राजनीति भौकाली ना हो और राजनीति में जो है जमीन पर काम किया जाए। एक बड़ा वर्ग आप देख रहे होंगे, विशेषकर युवा वर्ग भी आज आप देख रहे होंगे कि आज जो राजनीति जो होनी चाहिए उस इर्द गिर्द युवा नहीं घूम रहा है, वो कहीं न कहीं जमीनी राजनीति से दूर है। तो सत्येंद्र पांडे अगर सोशल मीडिया पर बेहतर है, अच्छा है, यदि ये प्रतीत हो रहा है तो निश्चित तौर पर उसमें 2-3 चीज़ विशेष है। वो ये है कि हमने राजनीति बहुत शिद्दत से की, ईमानदारी से की, उसमें कोई मिलावट नहीं है और जो वास्तविकता है उसी को जो है पटल पर रखा जाता है। दूसरा प्रश्न आपका ये था कि जो चूँकि ये निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रश्न है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में चलना, पूरे विधानसभा क्षेत्र का दौरा करना, सबके सुख दुख में शामिल होना, शादियों में जाना, अन्य सामाजिक गतिविधियों में जाना करना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। एक बड़ा फंड की ज़रूरत होती है इसके लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चूँकि जैसा कि मैंने अपने पूर्व वक्तव्य में कहा कि हमारे परिवार में जो है, मैं एक मध्यम परिवार से आता हूँ, माता जी अध्यापक हैं, बाबा जी रिटायर्ड अध्यापक हैं, 2 भाई हमारे इंजीनियर हैं, तो परिवार का पूरा एक सहयोग मिलता है। जिस तरह एक विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए एक परिवार, माँ बाप या परिवार पूरा पूंजी लगाते हैं, वैसे मुझे राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए 50%, 60% योगदान या 50-60% फंड जो भी लगता हो उसका 50 से 60-70% फंड परिवार से मिलता है। और कुछ हमारे शुभचिंतक हैं जो एक तरह से कह लें कि कुछ सामान्य वर्ग से हैं और कुछ पीडीए समाज से हैं। वो लोग एक बैकअप देते हैं, हर महीने एक धनराशि इकट्ठा करके वो सत्येंद्र पांडे तक पहुंचाते हैं, जिससे हम आम जनमानस की आवाज़ उठा सकें, उनके लिए संघर्ष कर सकें, उनके बीच में हम सक्रिय रह सकें। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक सामान्य परिवार से आने वाला व्यक्ति, जिसका खर्चा भी आपने अपने शब्दों में बताया, एक बड़ा खर्च होता है, तो ये खर्च जो है हमारे परिवार से, हमारे शुभचिंतकों से, क्षेत्र की जनता से और विशेषकर हमारे कुछ सहयोगी हैं जो बड़ी संख्या में हैं, हर जातियों धर्मों से हैं, जो मुझे राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो मदद करते हैं। अभी आपने पीडीए का जिक्र किया जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आते हैं।
लेकिन आप तो स्वर्ण से आते हैं, सावड़ से आते हैं, तो इसको आप कैसे देखते देखिए, पीडीए एक विचारधारा है, एक रणनीति है, यह कोई आवश्यक नहीं। देखिए, पीडीए का फुल फॉर्म जो है वो, उसमें लोगों ने, विपक्षी पार्टियों ने भ्रमित किया। पीडीए का जो पूरा फुल फॉर्म है वो है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, हैं? और जो अच्छा। है विशेषकर जो एक तरह से कह लें कि जो जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जिन्होंने क्या कह लें, जो पिछड़े रह गए हैं, वो भी इसमें समाहित हैं। तो जो पीडीए का फुल फॉर्म एक तरह से जो प्रचारित किया गया वो सही नहीं है। पीडीए का फुल फॉर्म फिर से मैं अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को बता दूं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी अर्थात महिलाएं, और ऐसे सामान्य वर्ग के लोग जो अभी पिछड़े रह गए हैं, वो भी इसमें समाहित है। तो जब भी सपा जाती है मंच पे तो पीडीए ही बोलती है ना, तो पीडीए से तो यही नहीं, निकलेगा तो कि इसमें पिछड़ा, आप दलित, अल्पसंख्यक। इसमें सुधीर जी ये बताया गया कि इसमें सारे लोग हैं, बस यह विपक्ष के द्वारा इसमें एक भ्रम फैलाया गया। और दूसरी चीज मैं आपको मैं सही कर दूं कि दुनिया का या कह लें या देश में ऐसी कोई राजनीतिक दल नहीं है जो सवर्ण शब्द का इस्तेमाल करती है। ठीक। सबकी विचारधारा लगभग यही है, और यह एक रणनीति का हिस्सा है जिसको हम लेकर काम कर रहे हैं। अच्छा, क्षेत्र में आपको एक शब्द से बुलाया जाता है, शमशान बाबा। जी। तो क्या आपको पता है कि शमशान बाबा नाम से भी लोग आपको बुलाते हैं? अब देखिए, चूंकि नेता को अपना कर्तव्य करना चाहिए, सेवक को अपना कर्तव्य करना चाहिए। अब जो समाज में एक अवधारणा आपके कार्यों के बाद बनती है, बिल्कुल। तो अगर ये बनी है तो अच्छी है, कोई गलत नहीं है। चूंकि इसका कारण यह होगा कि यह वास्तविकता है कि सुबह उठने के बाद सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक जो हमारे शुभचिंतक विभिन्न ग्राम सभाओं में, नगरों में निवास करते हैं, यही सूचना देते हैं कि इस गांव में ये व्यक्ति जो है एक्सपायर हो गया है या ये नहीं रहे। तो उसके बाद 11 बजे के बाद हम लोग का जो दौरा होता है, 11 बजे जो है दिन से लेकर के शाम 4 बजे तक हम लोग अंत्येष्टि स्थल पर रहते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में विधानसभा क्षेत्र में लोग जो है, लोगों का देहांत हो जाता है। तो उस क्रम में हम लोग इस बीच में जो है ज़्यादातर समय शमशान घाट पर ही देते हैं। तो एक शब्द और देते हैं, धरना कुमार। जी। तो धरना कुमार नाम से भी आपको देखिए, ये संबोधित वास्तविकता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से राजनीति की शुरुआत हुई 2011 से, तब से अगर मैं देख लूं तो एक बहुत बड़ी संख्या में हमने प्रोटेस्ट किया, धरना किया, आंदोलन किया, तहसील दिवसों में जो है प्रोटेस्ट किया, रोड पर प्रोटेस्ट किया। तो ये वास्तविकता है कि अब समाज में लोग क्या कहते हैं ये तो नहीं मैं बहुत विशेष बता सकता, लेकिन ये है कि चूंकि इस क्रम में काम किया गया, समाज के लिए लड़ा गया, धरना प्रदर्शन किए गए, रोड के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, खंभे के लिए, महिला डॉक्टर की नियुक्ति के लिए, तो वो अवधारणा समाज में निश्चित तौर पर बनी होगी। अगर लोग कहते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अभी वर्तमान विधायक से आपके संबंध कैसे हैं? देखिए, वर्तमान विधायक आदरणीय हैं, आदरणीय। हमारे पिता तुल्य हैं, उनका सम्मान है। लेकिन विपक्ष की जहाँ बात आएगी, वहाँ पर लोगों के हक और अधिकार का जो प्रश्न होगा वो सत्येंद्र पांडे बहुत मजबूती से पूछेगा। अगर उस प्रश्न को पूछते हुए किसी को खराब लग रहा है तो उसका जिम्मेदार सत्येंद्र पांडे नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ये बीएमसीटी रूट क्या है? देखिए, बीएमसीटी रूट का मतलब ये है कि बीएमसीटी रोड जो है उसका अगर आप फुल फॉर्म देख लें तो बस्ती, मेहदावल, कैंपीरगंज, तमकुही रोड जो है इसको बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में बीएमसीटी बोलते हैं। ये 4 जनपदों को जोड़ता है, 4 जिलों को जोड़ता है। तो बीएमसीटी मार्ग यही है जो आपके बस्ती से होकर के, आपके मेहदावल से होकर के, कैंपीरगंज होते हुए जो तमकुही राज को जाता है, उसको बीएमसीटी मार्ग बोलते हैं। अच्छा, ये सोशल मीडिया पर विधायक जी और आपके बीच बीएमसीटी रूट को लेकर कुछ कोल्ड वार चल रही थी बीच में, अभी शायद शांत है, लेकिन पता नहीं, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, वो वार नहीं था, वो श्रेय लेने का होड़ था, शब्दों का वार था, वो शब्दों का वार था। सोशल और मीडिया पर कभी कभी ऐसा होता है कि लोग उत्तेजना में या श्रेय लेने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि उनका दायरा क्या है। मामला ये था कि चूंकि बीएमसीटी मार्ग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है, और राष्ट्रीय राजमार्ग जब भी होगा तो वो सांसद के कोटे से होगा, जो है उस संबंधित मंत्रालय के कोटे से होगा, माननीय मंत्री नितिन गडकरी के कोटे से होगा, यहाँ के सांसद के कोटे से होगा। तो अगर उसके निर्माण के संबंध में कोई व्यक्ति, कोई विधायक उसका श्रेय ले रहा है तो कहीं न कहीं अतिशयोक्ति होगी। विधायक जी ने आपको लेकर आपके पोस्ट पर एक कमेंट भी किया था, और बाद में कमेंट डिलीट क्यों हुआ? देखिए, वो जो मामला था उसमें विधायक जी उसका श्रेय ले रहे थे, तो श्रेय लेना कोई बहुत बुरी बात भी नहीं है। अगर आदमी का उसमें रोल हो तो श्रेय लेना चाहिए। हुआ ये था कि आज के 3-4 महीना पहले बीएमसीटी रोड जो कि पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था, उसके लिए
हम लोगों ने आवाज़ उठाई, हमारे सांसद ने आवाज़ उठाया, विपक्ष ने आवाज़ उठाया कि वो सड़क जो है दुरुस्त हो जाए, उसके लिए धन की आवश्यकता है, गड्ढा मुक्त हो जाए। तो सरकार ने संज्ञान में लिया और माननीय सड़क मंत्री ने जो है माननीय नितिन गडकरी जी ने उसको संज्ञान में लेकर के विपक्ष की आवाज़ पर, हमारे सांसद जी के पत्र पर संज्ञान में लेते हुए 3 करोड़ रुपया अवमुक्त हुआ। तो अवमुक्त हो जाने के बाद जो है यहाँ के विधायक 312 के विधायक जो है वहाँ पर जाके तुरंत उस रोड पर खड़े होकर के वहाँ नारियल फोड़ करके उसका श्रेय लेते हैं। अच्छा। तो श्रेय लेना तो चलिए ठीक है, मान लीजिए, लेकिन उसके बाद जो है 3 महीना 2 महीना उस पर काम नहीं हुआ और उस पर कई लोगों की मौत भी हुई उस रोड खराब होने की वजह से। तो उसके बाद जब 3 महीना काम नहीं हुआ तो सत्येंद्र पांडे ने लगातार 1 महीना लगातार प्रोटेस्ट किया, उसके लिए तहसील दिवस में उसकी आवाज़ उठाई। 1 महीना पूर्व सांसद जी ने भी पत्र लिखा था, सांसद जी के पत्र लिखने के बाद फिर लगातार 1 महीना हमने उसके लिए संघर्ष किया। तो फिर उसका अगर श्रेय कोई दूसरा ले जिसका वो मंत्रालय भी ना हो, जिससे उसका संबंध भी ना हो, सिर्फ इतना हो कि वो उनकी विधानसभा है, तो ये ठीक नहीं था। मैंने सिर्फ हमारा और विधायक जी से जो भी मामला फेसबुक पर चला उसमें सिर्फ इतना था कि उस रोड में उनका कोई रोल नहीं था। उसमें अगर रोल था तो अगर विशेष किसी को धन्यवाद जाना चाहिए तो माननीय नितिन गडकरी जी को जाना चाहिए, हमारे सांसद पप्पू निषाद जी को जाना चाहिए। और अगर किसी ने उसके लिए संघर्ष किया कि विलंब क्यों हो रहा है, लेट क्यों हो रहा है, क्यों काम नहीं हो रहा, 3 करोड़ रुपये कहाँ गए, तो वो सेवक आपके समक्ष बैठा हुआ। बिल्कुल, मैंने भी सुना था आपने उस रोड को लेकर बहुत सारी चीज़ें की थी जी। क्या ऐसा है कि सरकार में ना रहते हुए जब भी आप किसी काम को, जनहित के मामले में किसी काम को लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी लोग आपकी बात को काटते नहीं हैं, उस पर अमल करते हैं और आपके कार्य को रोकते भी नहीं हैं? देखिए, बहुत वाजिब प्रश्न है जो आपने पूछा है। निश्चित तौर पर यह बात सही है कि हमारे ज़्यादातर जनहित के कार्य रुकते नहीं, हो जाते हैं, समय से हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि जो अधिकारी यहाँ पर, कोई भी अधिकारी किसी जनपद में, किसी विधानसभा क्षेत्र में रहता है तो कुछ महीने, कुछ वर्ष रहता है। तो यहाँ के अधिकारी ये जान चुके हैं कि सत्येंद्र पांडे मेहदावल विधानसभा क्षेत्र का वास्तविक सेवक है और वो राजनीतिक दलाल नहीं है, राजनीतिक एक तरह से कह लें कि इस विधानसभा क्षेत्र का बेटा है जो यहाँ के लोगों के लिए वास्तविक मेहनत करता है, संघर्ष करता है, उनके लिए जूझता है, उनके लिए लड़ता है। तो और ये जानते हैं कि अगर उनका कार्य नहीं होगा तो सरदर्द हमारा ही होगा, क्योंकि मैं किसी भी कार्य को जब शुरू करता हूँ, चाहे वो कोई प्रोटेस्ट हो, चाहे वो किसी की पैरवी हो, तब तक उसके पीछे पड़ा रहता हूँ जब तक वो कार्य ना हो जाए। और उस कार्य में पूरी ईमानदारी होती है, इसलिए अधिकारी जानते हैं कि इनका काम कर देना ही बेहतर है, क्योंकि ये अगर काम इनका नहीं होगा तो ये हमारे लिए सरदर्द होंगे। आज एसडीएम बात नहीं सुन रहे हैं तो कल जिलाधिकारी के यहाँ जाएंगे, जिलाधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो उनसे ऊपर जाएंगे, वहाँ नहीं सुन रहे हैं तो मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे, वहाँ नहीं होगा तो तहसील दिवस में हंगामा करेंगे। तो चूंकि जनहित के लिए लड़ते हैं, अधिकारी ये जानते हैं कि अपने व्यक्तिगत के लिए नहीं, समाज और क्षेत्र के मुद्दों के लिए लड़ते हैं, इसलिए वो ज़्यादातर अधिकारी सम्मान करते हैं हमारे। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग आपके पास आने वाले हैं आपके अपने मामलों को लेकर। जी। आपका राष्ट्रवाद क्या है? देखिए, हमारा राष्ट्रवाद क्या है, जो देश का राष्ट्रवाद है वही हमारा भी राष्ट्रवाद है। ये देश आगे बढ़े, ये देश तरक्की करे, यहाँ इस क्षेत्र की जनता, हमारे देश की जनता आगे बढ़े और हम विकसित देश में शामिल हों। ये तभी संभव है जब देश का एक एक व्यक्ति पूरे समर्पण भाव से देश को अपना सर्वस्व जो है समर्पित करे और जो है, और ये नेताओं की भी जिम्मेदारी बनती है, सबकी जिम्मेदारी बनती है। हमारा कहने का मतलब है जैसे बीजेपी राष्ट्रवाद को लेकर चलती है जी, समाजवादी पार्टी उस राष्ट्रवाद को कैसे देखती है? देखिए, सही तौर पे इस देश का जो है 145 करोड़ की जो जनता है सब राष्ट्रवादी हैं। बिल्कुल। और मान लीजिए कि आपके हिसाब से हम चलें कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राष्ट्रवादी है, तो ऐसे में तो भारतीय जनता पार्टी को हमको लगता है कि 20-25 करोड़ लोगों ने वोट किया होगा, तो बाकी जो 100 करोड़ लोग बचते हैं वो तो देशद्रोही हो जाएंगे। बीजेपी का तो कहना ये है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश की आज़ादी में सबका योगदान है, सबका खून शामिल है, सभी धर्मों के लोगों ने इसमें मेहनत की है, सबने अपना समर्पण दिया है। तो राष्ट्रवाद सभी के लिए एक समान है और सभी की ये जो है अंतिम और नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने परिवार, अपनी निजी तरक्की के बाद भी देश और समाज कैसे आगे बढ़े, इसके लिए सब जो है संघर्ष करें और सब इसके प्रति समर्पित भाव से आगे आएँ। अच्छा, क्षेत्र के युवाओं की बात करें, आपको ज़्यादा फॉलो करते हैं और आपके कहने पे बहुत सारे युवा आ भी जाते हैं, ऐसा आप करते क्या है कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग युवाओं में कहीं ज़्यादा है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत गंभीर राजनीति की। निश्चित तौर पर मैं युवा हूँ, मेरी आयु थी 28, 29, 30 वर्ष है, लेकिन यह मैंने जो है हमेशा संजीदगी से काम किया, समाज और क्षेत्र के लिए वास्तविक मुद्दों पर लड़े
और ये युवा ही नहीं, हमारे बड़े बुजुर्गों, हमारे सभी साथियों, इस विधानसभा क्षेत्र की सभी जनता को ये मालूम है कि सत्येंद्र पांडे गलत नहीं करेगा। वो समाज के लिए लड़ता है, समाज के हितों के लिए लड़ता है, जो जेन्युइन मुद्दे होते हैं उनको उठाते हैं। तो एक जो है निश्चित तौर पर एक उत्साह युवा साथियों में रहता है, और मैं प्रयास करूँगा कि जो उत्साह है और जो समर्पण हमारे प्रति युवाओं में बना है वो बना रहे। उसके लिए सत्येंद्र पांडे अपने समर्पण भाव को जारी रखेगा। बिल्कुल। अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का एक बयान आया था कि गौशालाओं से दुर्गंध आती है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर यादव लोगों के घर में ही गाय और भैंसें होती हैं। तो क्या उनका जो वक्तव्य था कि गौशालाओं से दुर्गंध आती है, ये सही था? देखिए, जहाँ तक ये जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, इसका मतलब लोगों ने गलत निकाला। देखिए, गौशालाओं का मतलब ये है कि आप मेहदावल विधानसभा क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, और निश्चित तौर पे आप भी इस क्षेत्र में अति लोकप्रिय हैं। तो आप इस बात को एक बार आप स्वयं सर्वे करें कि इस बात का आशय यह था कि गौशालाओं में आज जो हमारी गौ माता, जो हमारी माता हैं, बिल्कुल। उनकी सेवा नहीं हो पा रही है। और हर गौशालाओं में आप जाएंगे तो 150 मीटर पे आपको मरी हुई हमारी जो है गौ माता मिलेंगी, जिनके जो है शरीर से मरने के बाद दुर्गंध ही आता। तो उनका विषय ये था कि जो एक अप्रत्यक्ष रूप से समझाने का तरीका ये था कि कहीं न कहीं जो है ये सरकार जो है जो गौशाला खोली हुई है उसका संरक्षण सही प्रकार से नहीं कर पा रही है, और वहाँ हमारी गौ माता जो है कहीं न कहीं बदहाल स्थिति में। इसका मतलब आशय यह था। उनका बयान थोड़ा-सा गलत था। नहीं, ये बात तो आपकी सही है कि गौशालाओं की स्थिति, पैसे आते हैं, फंड आता है, लेकिन स्थिति दयनीय है। लेकिन वो बयान जो था कि गौशालाओं से दुर्गंध आती नहीं, है। जहाँ तक जो मैं समझ पाया, और अगर किसी भी पक्ष का 2 पॉइंट होता है, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, तो चूँकि मैं सकारात्मक व्यक्ति हूँ इसलिए मैं सकारात्मक लूँगा कि उनका आशय यही था कि गौशालाएँ सही रूप से जो है संचालित नहीं हो पा रही हैं, और हमारे गौ माता की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। अभी समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं रामजी लाल सुमन, उनका एक बयान आया है राणा सांगा को लेकर कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी के खिलाफ, और राणा सांगा को गद्दार कहकर संबोधित किया था। तो इस पर आप क्या कहेंगे, जिसका कड़ा विरोध भी हो रहा है? देखिए, मैं बहुत छोटी राजनीति करता हूँ, विधानसभा स्तर की राजनीति करता हूँ। मैं सिर्फ 2-3 बातें इस विषय में कहूँगा कि राणा सांगा जी की जब भी बात आएगी तो कहीं न कहीं वो वीरता के प्रतीक रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा विषय ये है कि यदि किसी भी नेता, अभिनेता या किसी व्यक्ति के द्वारा गलत संबोधन होता है, गलत बयानबाजी होती है, तो उस विषय में न्यायपालिका है, पुलिस है, हर जनपद में पुलिस अधीक्षक हैं। हमें उस स्तर पर जाके लड़ना चाहिए। समाजवादी पार्टी के होने के नाते समाजवादी पार्टी ने इसका खंडन नहीं किया अभी तक। देखिए, कहीं ना कहीं हिस्ट्री में भी देखें तो राणा सांगा की तरफ से ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि उन्होंने बाबर को आमंत्रित किया। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो है राणा सांगा जी हमारे वीरता के एक जो है साक्षात उदाहरण है, उसमें कोई दो राय नहीं है। राणा सांगा जी के बारे में कोई निगेटिव बात नहीं बोली गई है। और जहाँ तक, चूंकि मैं बहुत स्पष्ट बात रखता हूँ, निश्चित तौर पर मैं समाजवादी पार्टी की विचारधारा का हूँ, एक जो है अधिकृत व्यक्ति हूँ, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, किसी को भी किसी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ अनावश्यक टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। सही बात। यदि वो सकारात्मक बात ना कर सके तो। अच्छा, राजनीति में आपके क्या मायने हैं? लगभग 14-15 सालों से आप संघर्ष कर रहे हैं, सफलता हाथ नहीं लगी है। अगर जो आज का युवा आपको आदर्श मान के सोचे कि राजनीति में आना चाहिए या नहीं, क्योंकि सफलता तो मिल नहीं रही है, तो आज का युवा इसको लेकर क्या सोचे? नहीं, ऐसा नहीं है सफलता नहीं मिल रही है। सफलता जो है, अगर आदमी संघर्ष कर रहा है, ज़मीन पर राजनीति कर रहा है, तो जब उसके भाग्य में सफलता होगी निश्चित तौर पर मिलेगी। लेकिन सिर्फ ये मान के राजनीति करें कि हम सफल हो जाएंगे, हम सांसद विधायक ही बनेंगे, तो इस क्रम में जो है ये रास्ता बहुत ठीक नहीं है। समाज सेवा करते करते, अच्छा कार्य करते करते आप सांसद विधायक हो जाएं, ये अलग विषय है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए राजनीति में आ रहे हैं कि हमको विधायक ही बनना है, हमको सांसद ही बनना है, हमको जिला पंचायत ही बनना है, हमको जो है प्रधान ही बनना है, तो ये रास्ता कहीं न कहीं आपको दुख देगा, क्योंकि इसमें आपका स्वार्थ छिपा हुआ है। इसके लिए पैसे, मान लीजिए एक गरीब परिवार का लड़का, वो कैसे राजनीति में आया? निश्चित तौर पे कर सकता है। गरीब आज जो है, आप किसी दल में देख लें, अभी आप जो है बहुत सारे ऐसे दल हैं, अभी आप लोकसभा में देखेंगे तमाम ऐसे युवा चेहरे बैठे हुए हैं जो बहुत हैसियत वाले लोग नहीं रहे। और दूसरी चीज़ छोड़ दीजिए, आप इस लोकसभा में जो यहाँ के निर्वाचित सांसद हैं, आप देख लें कि उनका कितना बड़ा टर्नओवर और कितना बड़ा रेवेन्यू था, लेकिन जनता ने उनको मान लिया कि सांसद बनाना है, ठान लिया, तो आज वो सांसद हैं। अभी क्षेत्र में
एक डेंटल क्लिनिक के उद्घाटन के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता, प्रतिपक्ष और विधायक जी क्षेत्र के एक ही फ्रेम में जी हाथ में हाथ पकड़े और मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। तो ये कैसे हो गया अचानक से? देखिए, मामला यह है कि कुछ ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कि उनको ये नहीं पता कि वो किस दल में हैं, किस दल की सदस्यता चलानी चाहिए, किस दल के वो अधिकृत विधायक हैं, उनके गाड़ी पर झंडा किसका होना चाहिए। तो ऐसे लोग कभी कभी कुछ जो है गलत कार्य कर जाते हैं। वहाँ पर माननीय नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी का आगमन हुआ था, वहाँ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो सूझबूझ रखता है, उन्हें जब किसी अधिकृत व्यक्ति, विशेषकर उत्तर प्रदेश के जो है नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा हो, वहाँ पर उस समय औपचारिकता काम नहीं करती। वहाँ पर किसी विरोधी दल के नेता का खड़ा होना, वो भी काफ़ी ज़्यादा देर तक, काफ़ी ज़्यादा समय तक, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं। पूरे मीडिया राउंड के दौरान वो हाथ में हाथ पकड़ के खड़े। बिल्कुल बिल्कुल, ये गलत मैसेज जाता है। और इसका एक उदाहरण मैं दे दूं कि कहीं राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों, वहाँ पर मोदी जी आकर के 5 मिनट खड़े हो जाएं, तो समाज में कैसा मैसेज जाएगा। निश्चित तौर पर मतभेद, मनभेद दोनों अलग अलग विषय हैं, लेकिन मीडिया में अगर बाइट चल रही हो, इंटरव्यू ना चल रहा हो, डिबेट ना चल रहा हो, तो उसमें सिर्फ एक व्यक्ति को दिखना चाहिए। वहाँ पर थोड़ा अनुशासनहीनता हुई थी। खैर, वो समय जा चुका है, निकल चुका है। ठीक है, हम इसके आगे इसमें कुछ पूछेंगे नहीं। खैर, अभी आपका लक्ष्य क्या है? क्योंकि जहाँ तक मैं देखता हूँ, टिकट मिलता है, कट जाता है, पार्टियाँ जातियों के आधार पर टिकट दे देती हैं। आप इन सब के बीच में अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, मामला ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि जीवन में 2 चीज़ें बड़ा रोल निभाती हैं, एक संघर्ष और एक भाग्य। बिल्कुल। भाग्य में जो होगा वो कहीं जाएगा नहीं, और अगर आपका संघर्ष वास्तविक है, ज़मीनी है, तो वो प्रतिफल निश्चित तौर पर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक आपने कहा कि हमारा राजनीतिक लक्ष्य क्या है, तो जैसा कि मैंने कहा कि राजनीतिक लक्ष्य ये है कि समाज सेवा करते करते, लोगों के लिए संघर्ष करते करते, विधानसभा क्षेत्र की जनता, लोकसभा क्षेत्र की जनता जो हमारे लिए सोचेगी, वही हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य ये है कि समाज के लिए लड़ना, उनके दुख दर्द में जो है अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना, उनके मुद्दों को उठाना, और ये सब करते करते, समाज सेवा करते करते, लोगों के सुख दुख में शामिल होते होते, उनके मुद्दों को उठाते उठाते, हमारे लिए मेहदावल विधानसभा क्षेत्र की जनता, इस लोकसभा क्षेत्र की जनता ने जो बेहतर सोचा होगा वो निश्चित तौर पर देगी। हमारा कार्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है कि हम समाज सेवा के क्षेत्र में जो आज समाज जो संघर्ष और जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है उसको बरकरार रखते हुए उनके लिए संघर्ष करते रहना हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद आपका। अभी हमारे पास कुछ जवाब है रैपिड फायर के रूप में, तो हम आपसे 2 ऑप्शंस देंगे, आपको बताना उनमें से बेहतर कौन है। बिल्कुल। ठीक है, हमारे पास सबसे पहला है कि संभाजी महाराज या औरंगजेब। जो आज के युवा हैं, तो आदर्श किसे माने? संभाजी महाराज को एक तरफ संभाजी महाराज है, एक तरफ औरंगजेब। देखिए, हमारे संस्कार में सिखाया गया कि जिसके बारे में अध्ययन आप किए हों उस पर मैं टिप्पणी नहीं करता। इन दोनों लोगों के विषय में मैं बहुत ज़्यादा अध्ययनरत मैं नहीं रहा हूँ, इसलिए ये प्रश्न जो है आपका स्किप कर दिया जाए तो बेहतर है। एक मूवी भी आई है, तो इसको आपने नहीं देखा? मूवी मैं देखता नहीं, और बहुत ज़्यादा मूवी से इंटरेस्ट नहीं रहा, चूँकि जो है राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में समय नहीं मिल पाता। आप बचते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, बचते हुए नजर आ रहे। ये दोनों ऐसे लोग हैं जिन पर मैं बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किया, तो जिसके बारे में अध्ययन ना हो उनके बारे में है थोड़ा सा। नहीं, तो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ना कि ये वास्तविकता है कि मैं इन दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किया। चलिए पास करते हैं इसको। मैं आपसे पूछूंगा, बेहतर मुख्यमंत्री कौन है? मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव? देखिए, बेहतर मुख्यमंत्री जो हैं वो मुलायम सिंह जी के सुपुत्र श्री अखिलेश यादव जी हैं। अच्छा, मुलायम सिंह यादव को बेहतर नहीं, आपने दोनों में से पूछा, तो मैंने बताया कि बेहतर मुख्यमंत्री जो है एक नंबर पे आप नहीं, मैंने कहा कि बेहतर मुख्यमंत्री जो हैं वो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के सुपुत्र अखिलेश यादव जी हैं। अच्छा, वैसे तो दोनों बेहतर हैं, लेकिन इन दोनों में अगर बेहतर आप पूछेंगे तो उसमें मेरा जवाब यही होगा कि नेताजी धरतीपुत्र के सुपुत्र श्री अखिलेश यादव जी। अच्छा, क्षेत्र की बात करें, अभी वर्तमान चेयरमैन जी हैं और हमारे पूर्व चेयरमैन मोतीलाल जायसवाल या रमेश निषाद में बेहतर काम किसका आपको लगा? अच्छा, खैर अभी रमेश निषाद जी का कार्यकाल थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी जो भी रहा उसमें बेहतर युवाओं या फिर जनता किसके पास पहुंच पा रही, इस हिसाब से बेहतर किसे देखते हैं? देखिए, ये जो प्रश्न है, निश्चित तौर पे आप बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार भी हैं और जो आपका अनुभव भी बड़ा है, लेकिन इस विषय में ये जो प्रश्न है ये सत्येंद्र पांडे का प्रश्न नहीं है, ये मेहदावल की जनता का प्रश्न है। फिर भी आप जनता के बीच में जाते हैं, कुछ तो पता होगा कि अभी वर्तमान स्थिति। देखिए, इस विषय में मैंने फिर से कहा कि ये हमारा प्रश्न नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति ने शुरुआत की है
और एक व्यक्ति ने जो है चुनाव लड़ करके देखा है, तो कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा नहीं है कि वो कार्य नहीं करता। बिल्कुल, सबके क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, सबका मायने जो अलग हो विजनरी सकते एक हैं। व्यवस्था होती है, काम करने का एक सिस्टम होता है, जैसे भाजपा और सपा है, दो सरकारें हैं, तो सबके कार्य करने के तरीके अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई विकास कार्य नहीं करता। हाँ, कुछ कुछ जो है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रमुख कार्यों पर कार्य करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इसलिए काम करते हैं कि वो उनके लिए एक बेहतर इनकम का स्रोत हो। कुछ लोग जो बिल्कुल, है जेन्युइन चीज़ों पर काम करते हैं जो जनता के लिए मूलभूत होते हैं। तो हमारे हिसाब से जो है इस पर अभी बहुत ज़्यादा या कोई प्रत्युत्तर देना जल्दीबाजी होगी, सही में क्योंकि अभी हमारे जो चेयरमैन हैं वो अभी उनका जो है कार्यरत हैं। कार्यरत हैं और हाँ, बहुत लंबा समय नहीं हुआ। बिल्कुल। धन्यवाद सत्येंद्र जी हमारे पहले पॉडकास्ट बेबाक संवाद में आने के लिए। और मैंने यही कोशिश की है कि जनता के जो भी सवाल रहे हों सब कुछ निकालने की और सब कुछ आपसे पूछने की। खैर आगे भी हम ऐसे पॉडकास्ट आपके लिए लाते रहेंगे। और आपके भी नज़र में हो, आप किसको बेबाक संवाद पे देखना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।